गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है कल्पना शुक्ला और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी स्टडी में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा करंट अफेयर का सेशन। आज है 31 मई। जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं सारे के सारे वीडियो में ऐड हैं और क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है। कुछ क्वेश्चन सेम है लेकिन कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा बदलाव किया है और वो बदलाव कैसा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर लीजिए और उसके बाद आप इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा 31 मई का ये सेशन। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कुछ इस तरीके से मैंने क्वेश्चंस को डालने की कोशिश की है ताकि जो तथ्य हैं वो थोड़े और ज़्यादा क्लियर हो सकें। तो क्वेश्चन है कि आपको सही कथन का चयन करना है कि कौन से इनमें से सही कथन है। तो 3 कथन आपको दे रखे हैं। पहला है कि केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि यदि परिवार के कमाऊ व्यक्ति की मौत कोरोना से हुई है तो आश्रित परिवार को पेंशन दी जाएगी। फिर कहा है कि पेंशन वेतन की 70% होगी, मतलब जितना भी वेतन रहा होगा उसका 70% सरकार देगी, ऐसा सरकार ने कहा है। फिर है पेंशन के अतिरिक्त आश्रित परिवार को उदारीकृत बीमा भी सुनिश्चित करेगी। अब आपको चयन करना है कि इनमें से कौन से कथन सही है, मतलब सत्य है, क्योंकि ये भी सबसे बड़ी चुनौती होती है कि सही पूछ रहे हैं या गलत पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे सत्य कथन पूछे जा रहे हैं। तो आप एक बार कूट के माध्यम से देख लीजिए कि पहला और दूसरा सही है, ये पहला और तीसरा सही है, या दूसरा और तीसरा सही है, या फिर सारे कथन सही हैं। तो मैं इसका उत्तर आपको बताना चाहूँगी। इसमें पहला और तीसरा कथन बिल्कुल ही सही है। पहला और तीसरा आप चर्चा कर लेते हैं कि पहला और तीसरा कथन था कौन सा। तो पहला कथन है कि केंद्र सरकार ने ऐसी घोषणा की है कि यदि परिवार के किसी कमाऊ व्यक्ति की मौत कोरोना से हो जाती है तो आश्रित परिवार को पेंशन दी जाएगी, ऐसा सरकार ने कहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये कहा गया है। फिर पेंशन वेतन की 70% होगी, ये कथन गलत है। अब गलत क्यों है? क्योंकि सरकार ने कहा है कि पेंशन वेतन की 90% होगी। यहाँ पर 90% होना चाहिए था, ना कि 70%। फिर है पेंशन के अतिरिक्त आश्रित परिवार को उदारीकृत बीमा भी सुनिश्चित करेगी, ये भी सरकार के द्वारा कहा गया है। अब इसमें किन लोगों को जोड़ा जाएगा? तो सरकार ने कहा है कि 24 मार्च 2020 से लेकर के 24 मार्च 2022 के बीच में जिन भी लोगों की मृत्यु हुई है, जो भी परिवार के मतलब कमाऊ व्यक्ति थे, उनकी मृत्यु हुई है, उन्हें सरकार ये सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में उनका कमाऊ व्यक्ति ही कोरोना से पीड़ित होकर उन्हें छोड़कर चला गया। तो अब है चुनौती कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे, और इतनी महंगाई के ज़माने में आप कह सकते हैं कि कैसे सरवाइव करेंगे। तो इसके लिए सरकार की एक पहल है उनको थोड़ी मदद पहुंचाने की। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल के बचे हुए मैच सितंबर माह में किस देश में आयोजित किए जाएंगे। आईपीएल में आपने अगर देखा होगा, आईपीएल तो कुछ मैचेस हो गए थे लेकिन कुछ मैच अभी भी बाकी थे। तो जो मैच बाकी रह गए हैं उनको कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो कहना है सरकार का कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में ये किया जा सकता है। तो अभी डेट डिसाइड नहीं की गई है लेकिन देश तय कर लिया गया है। तो देश है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। अब इसे ही चुनने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि यहाँ पर 3 मैदान हैं। यूएई में क्रिकेट के 3 मैदान हैं, तो खेल जो है आसानी से कराए जा सकते हैं, आयोजन बेहतर ढंग से कराया जा सकता है। इसीलिए सितंबर और अक्टूबर माह में संयुक्त अरब अमीरात में आईपीएल के बचे हुए मैच कराए जाएंगे। बीसीसीआई ने ऐसा कहा है। और बीसीसीआई में भी किसने कहा है? तो ये बयान जारी हुआ है, सचिव जो हैं बीसीसीआई के जय शाह, उनके द्वारा ये बयान जारी हुआ है। अब जय शाह को कौन नहीं जानता, क्योंकि जब इन्हें बीसीसीआई का सचिव बनाया गया था तो ये काफ़ी चर्चा में रहे थे, क्योंकि जिसे क्रिकेट की कोई नॉलेज नहीं है उसे आप सचिव बना रहे हैं। तो ये तो फिर मुद्दा हो जाता है कि कहीं ना कहीं वंशानुगत का हमें असर यहाँ देखने को मिलता है। तो अगर मैं जय शाह के बारे में आपको बताना चाहूँ तो ये अमित शाह जी के सुपुत्र हैं। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि कोरोना के मामले बढ़ने के कारण किस देश ने 1 से 15 जून तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। अभी तक इस देश में ऐसा कोई लॉकडाउन नहीं चल रहा था, लेकिन जब इसके यहाँ कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हुए, जैसे कि भारत में भी बढ़ते चले गए, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा कोई आदेश नहीं जारी किया कि चुनाव को रद्द कराया जाना चाहिए, या फिर ये जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं ये इससे चुनाव के कारण ऐसा हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ और लॉकडाउन नहीं लगाया गया। कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें
केंद्र सरकार की या फिर राज्य सरकार की त्रुटियां समझ में आई कि किस तरीके से चुनाव आयोग को एक तरीके से दबाव में लाया गया और प्रेशराइज करके चुनाव कराना ज़्यादा ज़रूरी समझा गया बजाय कि किसी की जान के। और कितने ही सारे टीचर्स की जिनकी ड्यूटी चुनाव में लगाई गई थी उनकी मृत्यु हो गई सिर्फ इस कोरोना की वजह से। तो क्या चुनाव कराना इतना ज़्यादा ज़रूरी था? किसी राज्य के सीएम ने, जहाँ तक कि मुझे याद है तमिलनाडु के सीएम ने ऐसा बयान जारी किया था कि चुनाव आयोग पर हत्या का मामला चलना चाहिए। कहीं ना कहीं देखा जाए, हालांकि ऐसा हो तो नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ही मनाही कर दी, लेकिन देखा जाए तो कई सारी लोगों की हत्याओं का अगर दोषी माना जा सकता है तो चुनाव आयोग को दोषी माना जा सकता है। तो वही है, यहाँ पर ये देश है जिसने 1 जून से 15 जून तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है और ये देश है मलेशिया। मलेशिया ये देश है जिसने 1 जून से लेकर के 15 जून तक अपने देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया, मतलब सब कुछ बंद रहेगा जैसे कि भारत में भी चल रहा था। लेकिन अब आया है कि 1 जून से कुछ कुछ चीज़ों में छूट दी जाएगी, जैसे कि दुकानें थोड़ी बहुत खुलने लगेंगी और वो भी पूरा दिन खुलेंगी। तो ये एक राहत की बात है। लेकिन अभी भी आप लोगों के लिए चुनौती ये है कि दुकानें खुलने का मतलब ये नहीं है कि जाकर के टूट पड़ो, थोड़ा सा कंट्रोल बनाए रखो अभी भी, क्योंकि कोरोना गया नहीं है। तो हमें इस बार थोड़ा सा सजग रहना होगा। फिर इसमें हम देख लेते हैं मलेशिया की कैपिटल क्या है। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, मुद्रा है यहाँ की रिंगिट और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं महाथिर बिन मोहम्मद। इनका नाम आप याद रखिएगा, महाथिर बिन मोहम्मद मलेशिया के ये प्रधानमंत्री हो जाते हैं। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किन्हें 28 मई को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। बहुत ही महान व्यक्ति थे जिनको उनकी जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई है। तो ये है वीडी सावरकर। वीडी सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी, एक समाज सेवक के रूप में, समाज सुधारक के रूप में हमने इनका नाम बहुत बार सुना है। ये वही वीडी सावरकर हैं जिनको अंग्रेज़ सरकार ने एक सरकारी आप कह सकते हैं लेखक बनाने के लिए बोला था कि आप 1857 की क्रांति को लिखेंगे हमारी तरफ से जैसा हम चाहेंगे, और इन्होंने साफ मना कर दिया। इन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, हम अपने हिसाब से 1857 की क्रांति को लिखेंगे और हम बताएंगे कि ये पहला सैनिक विद्रोह था, जबकि अंग्रेज़ कुछ और ही लिखाना चाहते थे, जिसके लिए वीडी सावरकर ने बिल्कुल ही मना कर दिया था और ये सरकारी लेखक नहीं बने थे। तो वीडी सावरकर की जयंती थी जिस पर इनको श्रद्धांजलि दी पीएम मोदी ने। इनके बारे में हम जान लेते हैं। इनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। वीडी सावरकर जी का पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। 28 मई 1883 में इनका जन्म हुआ है भागुर, नासिक में। और नासिक कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये एक समाज सुधारक थे, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। इन्होंने स्वतंत्रता के लिए काफ़ी ज़्यादा लड़ाई लड़ी, हर तरीके से, जिस तरीके से भी ये प्रयास कर सकते थे। 1937 से लेकर के 1947 तक ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे। इसके साथ साथ पुणे में अभिनव भारत समाज की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। आगे हम देखते हैं कि 1899 में गुप्त समाज मित्र मेला की स्थापना में भी ये शामिल थे। कोई गणेश करके थे, उनके साथ मिलकर के इन्होंने इस मित्र मेला की स्थापना की थी। अगर हम इनकी पुस्तक की बात करें, क्योंकि ये सरकारी लेखक नहीं बने थे, लेकिन फिर भी इन्होंने 1857 की क्रांति पर अपनी तरफ से पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम इन्होंने रखा था द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857। द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857, जिसमें इन्होंने बताया था कि ये एक स्वतंत्रता विद्रोह था, पहला सैनिक विद्रोह था, पहला सैन्य विद्रोह था। क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते, तो इनका नाम आप याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, एक समाज सुधारक थे। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कब तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? पहले भी इन पर थोड़ी कुछ हद तक बैन था और अब इस बैन को और आगे बढ़ा दिया गया है। तो अब ये जो बैन है ये 30 जून तक रहेगा। तो अब 30 जून तक किसी भी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संभव नहीं है। कुछ अलग कारण हो सकते हैं या जिनके लिए स्पेशल उड़ान कराई जाए, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर जो सामान्य नागरिक उड़ान जो है उनको बंद कर रखा गया है, क्योंकि कोरोना बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में किसी दूसरे देशों में हमारे माध्यम से वो ना फैले, इसीलिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं इनको रद्द किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है,
संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का दिवस इसको कब मनाया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। और ये मनाया जाता है 29 मई को। 29 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का दिवस। शांति सैनिकों का दिवस हम मनाते हैं 29 मई को, यूएन के द्वारा ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने निवेश कोष पर एक समिति का गठन किया है। किस पर? निवेश कोष पर एक समिति का गठन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने निवेश कोष पर एक समिति का गठन किया है। आपसे पूछा जा रहा है इसके अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये जो समिति का गठन किया गया है इसके अध्यक्ष आपसे पूछे जा रहे हैं, और जो इसके अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है नीलेश शाह। इनका जय शाह से दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, तो नीलेश शाह इनका नाम है और इनको नियुक्त किया गया है निवेश कोष समिति का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहा एप्पल स्कैब क्या है? इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो खबरों में रहा एप्पल स्कैब क्या है, ये आपको बताना है। क्या ये सेब की एक प्रजाति है या सेब की बीमारी है, फ़ोन का एक नया प्रकार है क्योंकि एप्पल के फ़ोन भी आते हैं, और या फिर एक कंप्यूटर वायरस है? तो अगर हम इसकी बात करें तो ये सेब की एक बीमारी है। ये सेब में होने वाली एक बीमारी है, क्योंकि आपने पौधों के रोग के बारे में सुना होगा, या फिर जो इस प्रकार के ये गेहूँ होता है या फसलें होती हैं, इनमें भी कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये सेब में होने वाली बीमारी है, जिसकी वजह से सेब बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। तो एप्पल स्कैब एक सेब की बीमारी है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जयंती किसकी प्रजाति है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इस बार का इसे मान के रखिए, क्योंकि अगर आप यूपीएससी लेवल पर देखें तो इससे रिलेटेड पॉइंट वाइज क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसकी डिटेल्स भी मैंने आपके लिए लाई हैं। तो फिलहाल जयंती जो है वो एक झींगुर की प्रजाति है। जी हाँ, ये एक झींगुर की प्रजाति है। नाम देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन जयंती एक झींगुर की प्रजाति है। अब ये कहाँ खोजी गई है? तो जयंती झींगुर की प्रजाति है, छत्तीसगढ़ में इसे खोजा गया है। जयंती आपको बताया जा रहा है आर्कोनोमिस सॉसियोर वर्ग के अंतर्गत एक झींगुर की 12वीं प्रजाति घोषित की गई है। और इसकी अगर बात करें तो इस प्रजाति को वैज्ञानिकों ने छत्तीसगढ़ की कुर्रा गुफाओं से खोजा है। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब पॉइंट बनाता है, जब कोई पॉइंट वाइज क्वेश्चन को बनाता है तो उसमें इसी तरीके के कथन डालता है कि छत्तीसगढ़ की कुर्रा गुफाओं से खोजा गया, या फिर वो किसी और गुफा का भी नाम यहाँ पे डाल सकता है। तो आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ की कुर्रा गुफाओं से इसे खोजा गया है। इसके बारे में अगर हम और देखें तो इस प्रजाति का नामकरण देश के प्रमुख गुफा अन्वेषकों में से एक प्रोफेसर जयंत विश्वास के नाम पर किया गया है। तो अब आप समझ गए होंगे इसका नाम जयंती क्यों रखा गया, क्योंकि जिसने इन्हें खोजा है, इस झींगुर की प्रजाति को जिसने खोजा है, उनका नाम है प्रोफेसर जयंत विश्वास। इन्हीं के नाम पर इस प्रजाति का नाम रखा गया है। तो ये सारे तथ्य आप याद रख सकते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है जयदीप ठाकुर, जगजीत पवाड़िया, नीलिमा शंकर या अरुण वेंकटरमन। तो इनको जिन्हें नियुक्त किया गया है अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, उनका नाम है जगजीत पवाड़िया जी को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की बात करें तो वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय स्थित है, और 1968 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की स्थापना 1968 में, और वियना ऑस्ट्रिया में इसका फिलहाल हेडक्वार्टर स्थित है। तो ये सारे आर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। प्रश्न आपको कैसे लगे आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको जो नया पैटर्न है, जिसके मैंने 1-2 क्वेश्चंस ऐड किए हैं, अगर आपको वैसा पैटर्न अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ बताइएगा, मैं वैसे ही क्वेश्चंस लाने का प्रयास करूँगी। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।